बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस लाने पे पुरअज़्म दिखाई दे रही है, लेकिन इससे पहले एक कोताही हो चुकी कि नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने दिया और बाहर जाने के बाद खुद कहने लगे कि नवाज शरीफ साहब तो अलील थे ही नहीं। नवाज शरीफ साहब बेसिकली एक ड्रामा करके गए हैं बाहर। लेकिन आज कुछ ऑब्जर्वेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऐसी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। रिमार्क्स में और ऑब्जर्वेशंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया गया और नवाज शरीफ साहब को भी। नवाज शरीफ साहब को तो वापस आने को बोला गया और अगर नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से कानूनी चाराजोई होगी। उनको मालूम है कि यहाँ उनको केसेस फेस करने हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। ऐसे में एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब को वापस बुलाने और साथ ही साथ उनके कॉन्डक्ट के ऊपर रिजर्वेशंस थी, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ये सवाल फेस करना पड़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि आप लोगों ने ये सोचना था कि आप किसको बाहर भेज रहे हैं और कैसे बाहर भेज रहे हैं। इस रिमार्क से ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शायद बहुत ही तेज़ी कर दी नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने में। बहरहाल आजकल नवाज शरीफ साहब बड़े गरज भी रहे हैं और बरस भी रहे हैं, और इस गरज और बरस के बाद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए तूफ़ान ज़रूर बर्पा होने वाला है। और ये तूफ़ान क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की फॉर्म में आगे बढ़ेगा या नहीं। और ये तमाम जो एक मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है नवाज शरीफ साहब ने, इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आगे लेकर चलेगी या नहीं चलेगी, ये एक अहम सवाल है। इसके साथ साथ होने क्या जा रहा है और हुकूमत कैसे टैकल करेगी, वो मामलात जो हमें आगे नज़र आ रहे हैं। दिसंबर के अंदर और जनवरी के अंदर जब मामलात ख़राब होंगे, जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट धरने जल्द से जुलूस कर रही होगी और ये मामला पीक पे चला जाएगा दिसंबर में, तो फिर क्या होगा, कैसे हैंडल किया जाएगा, ये तमाम सवालात आज हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ कमल शौज़ब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, MNA हैं और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की। बहुत शुक्रिया कमल, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली गौहर। अली गौहर साहब PMLN से ताल्लुक़ रखते हैं और मेंबर नेशनल असेंबली हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। खुर्रम परवेज़ राजा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। नॉर्थ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है उसके अंदर बड़ा कलीदी किरदार भी अदा करते हैं और राजा परवेज़ अशरफ के साहबजादे भी हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम, आपने भी हमें ज्वाइन किया इन द स्टूडियोज़। सबसे पहले अली साहब, नवाज शरीफ साहब के कॉन्डक्ट के हवाले से आपकी तरफ ही मैं सवाल ले आती हूँ। 2 साल की खामोशी, नवाज शरीफ साहब कुछ नहीं बोले और ये खामोशी बड़े अरसे तक लगातार इस पे सवालात उठाए जाते रहे कि पहले तो बड़ी मुज़ाहमत की सियासत थी, फिर एकदम से धीमी सियासत में कैसे तब्दील हो गई। मरियम नवाज साहिबा का ट्विटर बिल्कुल खामोश था, वो नहीं बोला करता था। अब एकदम से 2 साल बाद उठे हैं तो लावे की तरह फट पड़े हैं। इस कराहत या इस जारहाना तरीके के पीछे असल में कहानी क्या है अली साहब, स्पेशली कंसिडरिंग कि सवालात यहाँ हम ये भी उठा रहे हैं कि 2 साल में कुछ एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी, कहीं कुछ तवक्को तो नहीं की जा रही थी मामलात बेहतर होने की। देखिए अनिका, आपने बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन किया है। जो भी हालात हादरा चल रहा है, एक तो आपने 2 साल का पूछा है, तो डेफिनेटली आपको पता है कि 2 साल में अगरचे ये गवर्नमेंट सिलेक्टेड है, वोट चुरा के आई, धौंस और धांधली के जरिए आई और इनको एक लाडले और मुकद्दस गाय का एजाज भी हासिल है इस हुकूमत को। तो लेकिन आपको पता है कि किसी तरह की भी गवर्नमेंट हो, एक तो उनको टाइम देना चाहिए कि वो थोड़ा सा बताए। लेकिन इन 2 साल में पाकिस्तान जिस नहज पर पहुंच गया, मतलब है जिस नाइंसाफी, जिस मुआशी तबाही और पाकिस्तान जो है जिस तरह से इस्तेसाल पाकिस्तान का हो रहा है और इनातात पजीर हो रहा है नीचे की जानिब, ग्रोथ रेट हमारे किधर चले गए और आज करप्शन के जो चर्चे हैं वो एक अलग, हर रोज एक नया इस गवर्नमेंट का स्कैंडल आया होता है करप्शन का। तो मकसद ये है कि अब 2 साल में पाकिस्तान के अवाम की और उन सियासी पार्टी जो ऑपोजिशन में, जिनको केसों के जरिए, झूठे केसों के जरिए डरा धमका के, पाबंदी सलासिल करके
धमकाया जा रहा है और दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान को एक गैर जमहूरी और गैर जमहूरी ताकतों के जरिए चलाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में अब जरूरी था कि तमाम अपोजिशन पार्टी की तरफ से एक बयानिया आए, वो मुत्तहद होकर कोई तहरीक चलाए और पाकिस्तान को इन मौजूदा हालात से और इन नलायकों से जो है वो निजात दिला। लेकिन अली गौर साहब, अभी स्कैंडल्स वाला सवाल तो मैं लेकर जाऊंगी कंवल की तरफ, लेकिन आप कह रहे हैं नालायकों से, नाअहलों से, सिलेक्टेड से, पता नहीं कितने अलकाब आप लोगों ने जो है पीटीआई के लिए रखे हुए हैं कि ये काम ही नहीं कर पा रहे। लेकिन पीटीआई को तो पहले दिन से एक मौक़िफ़ है, गड़बड़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कर गए हैं बहुत ज़्यादा। इनको साफ करने के लिए, हल करने के लिए, मामलात को सीधा करने के लिए वक्त लगेगा और ये वक्त जो है उसके लिए 2 साल काफ़ी नहीं है। आप लोगों ने 3-3, 4-4 बारियां कर ली हैं, अली साहब आपने भी, खुर्रम ने भी। अब आप लोग इनको भी ज़रा अपने 5 साल तो मुकम्मल करने दें कम अज़ कम। देखिए निका, आपको अंदाजा होगा कि जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून तो वो पार्टी है जिसने पाकिस्तान बनाया। जाहिर है वक्त के साथ साथ क़यादत बदलती गई, लेकिन आज भी हमें फख्र है कि पाकिस्तान बनने के बाद अगर किसी सियासी पार्टी ने सबसे ज्यादा डिलीवर किया है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख भी यकीनी तौर पर उन्होंने भी सियासत के मैदान में काफी कुर्बानियां दी। लेकिन आप देखें, आप कहते तो है कि हमने 3-3 बारियां ली या इतनी बारियां ली, लेकिन आप ये बताएं कि आप एनालिसिस करें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दौर में पिछले 5 साल में हमें पाकिस्तान किस तरह से मिला और हम उसको 5 साल में उठाकर कहां लेकर गए। और आप देखें कि हमने ग्रोथ रेट बढ़ाया, पाकिस्तान में सीपैक जैसे प्रोजेक्ट्स किए, पाकिस्तान में तारीखियां जो थी, लोड शेडिंग थी, वो हमने खत्म की, पाकिस्तान के जो कर्जे हैं उनको कम किया। और यकीन करें, अब तो वो वक्त आने वाला था कि जब हम आईएमएफ से जान छुड़ाने वाले थे। राइट अली साहब। अच्छा, मैं खुर्रम की तरफ भी आना चाहूंगी। खुर्रम, बड़े अरसे से जो मौलाना साहब हैं वो यही कह रहे हैं कि जी आप इस्तीफ़ा दें, असेंबलियाँ तहलील करवाएं, असेंबलियाँ तहलील होने के बाद नए इलेक्शंस होंगे। इस हुकूमत को तो अल्लाह हाफिज़ करे, इसको तो दरवाजे से बाहर फेंके। लेकिन आप लोगों ने ये बात नहीं मानी। अब 2 साल का इंतज़ार करने के बाद और बहुत सारी शायद उम्मीदें रखने के बाद आप लोग आए उसी पॉइंट पे हैं जो मौलाना फजल रहमान का पॉइंट था। बहरहाल अब ऑपोजिशन एक पॉइंट पे आई है तो सस्टेन कितना करेगी ये वो सवाल है, क्योंकि यहाँ आपको धरने भी करने होंगे, आपको यहाँ एहतजाज भी करने होंगे, आपको यहाँ शायद जो है वो जमहूरी तरीके जिसको आप कहते थे कि हम उसको फॉलो करके आगे बढ़ेंगे, शायद उनको पस पुश भी रखना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत हाल में क्या आप लोग वो प्रेशर सस्टेन कर पाएंगे जो इस पूरी मुहिम के अंदर आप लोगों पर पड़ेगा, बिलखुसूस ये सामने रखते हुए कि हर जमात का बिल्कुल 180 डिग्री एंगल के ऊपर अलग नज़रिया है और जमातों के अंदर की दरारों की बातें भी आना शुरू हो गई बाहर। देखिए, एक बात तो जहन में रखें कि गो के मुख्तलिफ सियासी जमातें, फिर पहले ये तनकीद थी कि आप इकट्ठे नहीं हो रहे। आपने दुरुस्त कहा, जब साल 1.5 साल पहले की बात करें तो उसमें मुश्किलात होती हैं, क्योंकि अपना अपना मंशूर है, अपना अपना नज़रिया है, अपने अपने बैकग्राउंड से हम लोग सियासत कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से। लेकिन अब जब हम इकट्ठे हो गए हैं तो ये जहन में रखें कि गो मुस्लिम लीग नून एक सियासत में तो हमारी मुखालफ रही, इलेक्शन भी हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ते रहे हैं, सेम गोज़ फॉर मौलाना साहब। लेकिन पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, मौलाना फजल रहमान साहब हों, ANP या दूसरी जमातें हों, ये एक रियलिटी है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। और जब हम एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो अब शायद साल 1.5 साल पहले तो हम ये बात नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जो भी फैसला होगा और वो PDM के प्लेटफॉर्म से होगा तो तमाम सियासी जमातें उसको अमल दरामद की पाबंद होंगी। और जहाँ तक आपने प्रेशर्स की बात की या तहरीक चलाने की बात की, तो जहाँ तक जलसे जुलूस की बात है, जो आइनी तरीका हमें आईने पाकिस्तान देता है हम उसके मुताबिक कोशिश करेंगे कि इस हुकूमत से जान छूट सके। उसमें इस्तीफ़े भी हैं, उसमें इन हाउस चेंज भी है। लेकिन ये बात जहन में रखिए कि इनमें से किसी भी एक सियासी जमात की स्ट्रीट पावर पे, उसकी स्ट्रेंथ पे, उसके वर्कर्स पे, या उसकी जो एक आप कह सकते हैं कि जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है लोगों को निकालने की, उस पर शक नहीं किया जा सकता। और ये भी है कि अब एक जलसा हो रहा है कोयटा में 11 तारीख को, और उसके बाद सीरीज़ ऑफ जलसे होंगे। तो ये मेरे कहने से बात तो शायद इसलिए हो कि मैं इस प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ, आपका कैमरा दिखाएगा कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे जो होने जा रहे हैं वो इस PDM के प्लेटफॉर्म से होंगे इंशाल्लाह।
ठीक हो गया, चलिए मुझे कमल की तरफ जाने दीजिएगा। कमल, हुकूमत तो एक तरफ नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की बात कर रही है, आज कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस भी आपने देखी होंगी, उनके रिमार्क्स भी देखे होंगे कि हुकूमत को भी देखना चाहिए किसको भेजना है और किसको नहीं भेजना। तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ जिम्मेदारी हुकूमत पे भी आयद हो रही है कि देखें जी, आपने खुद ECL से नाम निकाल दिया, इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए थे कि हमसे तो पूछ लेते, हमें तो बताया नहीं हुकूमत ने ECL से नाम निकालने का, हमने तो नहीं कहा था उन्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अनीका। देखें, हुकूमत की हिकमत अमली तो यही है कि मुल्क में सबसे पहले ये है कि रूल ऑफ़ लॉ हो और हर कोई जो है वो इंसाफ के कटहरे में जब खड़ा हो तो वो अपनी शख्सियत, अपनी सियासत, अपनी हैसियत और अपनी ताकत को बाहर रख कर आए। और जिस तरह पाकिस्तान का आइन और कानून एक आम शहरी के लिए या किसी भी शहरी के लिए जो भी लॉज डिफ़ाइन करता है, जो हदूद व क़यूद डिफ़ाइन करता है, वो उसका पाबंद हो। और इसी नीयत से नवाज़ शरीफ साहब जिस तरह यहाँ से कह कर गए हैं छुट्टी लेके और अपना इलाज कराने, और वहाँ बैठ के वो सियासतें भी कर रहे हैं और स्टेट के इदारों पे अटैक भी कर रहे हैं, और उन्होंने जितना एक जो ड्रामा रचाना था वो रचा लिया है। तो हुकूमत इसलिए चाहती है कि अब पाकिस्तान का जो मुजरिम यहाँ पर जेल में अपनी कैद काट रहे थे और सज़ा याफ्ता है, उनको वापस लाया जाए। जहाँ तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स हैं, मैं कोर्ट का एहतराम करती हूँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इसी कोर्ट ने एक सवाल किया था और कुछ गारंटी मांगी थी मियाँ साहब की ज़िंदगी को लेकर के कि हुकूमत लिख कर दे दे कि वो इनकी ज़िंदगी की गारंटी देती हैं। तो अब बीइंग मुस्लिम या बीइंग ह्यूमन, हम किसी की ज़िंदगी के, अपनी ज़िंदगी की भी गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी उनके जो रिमार्क्स हैं वो सर आँखों पे, तो हम अपनी जो हमारी हैसियत है, जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको एक्सेप्ट करते हुए ये सारा लाहे अमल लेकर आ रहे हैं कि एक रिलीफ मिला था, उसमें लाहौर हाई कोर्ट का भी अमल दखल था। हमने 7 अरब की इंडेमनिटी फॉर्म मांगा था, उनसे मांगा था कि जमा करा के जाएं, लेकिन फिर उनको कोर्ट से रिलीफ मिल गया और एक 50 रुपए की पर्ची पे शहबाज शरीफ गारंटर बने, और उसके बाद से वो अब मुकर गए अपनी बात से कि, और जो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने स्टैम्प पेपर पे चीज़ें दी थी उससे वो मुकर गए। तो देखें, अगर इस तरीके से ओपन एंड शट लोगों को हर बात मीडिया पे नज़र भी आती रही, स्टेटमेंट्स भी आती रही, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें याद दहानी कराते रहना चाहिए कि क्या सीरीज़ ऑफ इवेंट्स या चेन ऑफ इवेंट्स क्या थी। लेकिन कमल, अब जो है वो नवाज शरीफ साहब भी अच्छे खासे खुलकर सामने आ रहे हैं। वो लग रहा था जैसे 2 साल का पीरियड जो है वो डोमेंसी का पीरियड है, बड़े आराम सुकून से ऑपोजिशन की तरफ से सियासत की जा रही थी, लेकिन नाउ द बॉल्स आर रोलिंग। अब ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन किसी तरीके से मुफाहमत की सियासत, मसालहत की सियासत नहीं करने वाली है, वो हेड ऑन गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ी होगी। इससे पहले मौलाना साहब अकेले नजर आते थे, अब जब ये 2 जमातें भी मौलाना साहब वाले मौक़िफ़ पर आ गई हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इसको चैलेंज समझती है और इस चैलेंज से निपटने के लिए कोई हिकमत अमली बनाई है? देखिए जी, पहले तो मैं इतना बता दूं कि इनका मौक़िफ़ एक ही है, चार्टर ऑफ डकैती और करप्शन पे इकट्ठे हैं, और ये वाला जो इनका इकट्ठा होना है, इसकी प्रेडिक्शन हमारे जो मर्द कलंदर हैं और जिनको लोग कहते हैं कि सियासत की समझ नहीं, उन्होंने 2011 में एक टॉक शो में आपकी कुलीग है नसीम ज़ाहिरा साहिबा को कहा था कि इनके इंटरेस्ट एक हैं और जिस वक्त इनके इंटरेस्ट पे हाथ डलेगा ये इकट्ठे हो जाएंगे। और ये बारहा वो रिपीट करते रहे, अपने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी उन्होंने ये कहा था कि जब इनके ऊपर हाथ डलेगा, इनकी अकाउंटेबिलिटी का काम स्टार्ट होगा या इस मुल्क का लॉ हरकत में आएगा, ये इकट्ठे हो जाएंगे। तो वो तो एक नोन बात है, कोई अनहोनी या चुंबे की बात नहीं है। यहाँ पर इस तरह का मुकमुका की सियासत हमेशा होती रही, बैकडोर से हाथ मिलाए गए, लोगों को और अपने वोटर्स को बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश हुई। मैं ज़रा सा याद करा दूँ मरियम बीबी की वो तकरीरें और शहबाज शरीफ की वो तकरीरें कि जी ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, ज़रदारी और खिलाड़ी, और इमरान को वोट दो तो ज़रदारी को जाएगा, ज़रदारी को दो तो इमरान को जाएगा। ज़रदारी फरमाते थे अमीरुल मोमिनीन है, इनको अगर हमने मौका दे दिया तो हमें अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। बिलावल साहब फरमाते थे कि ये ज़ियाउल हक का बेटा है और आमरियत की पैदावार है, और ब्ला ब्ला ब्ला। इलेक्शंस में तो ऐसा चला करता है, इलेक्शंस में तो एक दूसरे के खिलाफ वोट लेने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए करते हैं, सारे करते हैं। नहीं, इलेक्शन तो चलो 6 महीने बाद ख़त्म हो जाते हैं ना, उसकी एक वेव बनती है। 10 साल, 20 साल, 30 साल आपने हुकूमतें की, आपने एक दूसरे के खिलाफ आवाम को इंस्टिगेट किया, अपने वोटर्स के जज्बात को ऊपर लेकर आए, और आज जो एक दूसरे के हेटर्स थे और उस हेट्स
के अगेंस्ट वोट लिया करते थे वो सारे इकट्ठे हो गए। मैं हैरान होती हूँ उनके वोटर्स पे कि वो देखते नहीं है कि ये इनका चार्टर क्या है। दूसरी बात सिर्फ ये है कि देखिए फैटफ का बिल जब तक पास नहीं हुआ था इन्होंने पूरी कोशिश की, और इनके स्पोक्स पर्सन और इनके जो पार्लिमानी कमेटी के मेंबरान हैं उन्होंने ऑन द फ्लोर एक्सेप्ट किया है कि 80% इन्होंने जो अमेंडमेंट्स प्रपोज की गवर्नमेंट ने वो इनको एक्सेप्ट किया डिलिब्रेशंस में, लेकिन 20% पे हमारा डेडलॉक हुआ क्योंकि हम अपने मुल्क की सालमियत और नेशनल इंटरेस्ट पे कोई बार्टर ट्रेड करने को तैयार नहीं थे, जबकि ये चाहते थे कि नैब की जो 34 अमेंडमेंट्स इन्होंने प्रपोज की कि नैब को टूथलेस नहीं बल्कि मुकम्मल ख़त्म कर दो, वो कर दिया जाए, ताकि ये केसेस जो अब इनके खिलाफ इन्होंने खुद पहले बनाए थे और करप्शन के और टीटीओ के केसेस और बेनामी की जायदादों के केसेस हैं, इसमें से ये दूध में से वो या मक्खन में से बाल की तरह बाहर आ जाए, तो इस मुल्क में ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। और अब जब इन्हें पता है कि ये नहीं बचेंगे और ये जो अकाउंटेबिलिटी का फंदा है और इनके ऊपर जो क्लियर कट केसेस हैं और एविडेंसेस मौजूद हैं, इससे ये अब कोई एस्केप नहीं कर सकते, तब ये इकट्ठे हो रहे हैं और हुकूमत को गिराना, हुकूमत को हटाना, हुकूमत को धमकाना, हुकूमत को ब्लैकलिस्ट करना, ब्लैकमेल करना डे वन से इनका है। ये कोई नई बातें हमारे लिए नहीं है। इसलिए हमारा तो स्ट्रैटेजी एक ही है, हम नेशनल इंटरेस्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वजीर आजम ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस स्ट्रैटेजी बता दी, हम 10 चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे अगर वो पाकिस्तान के हक में होंगी। हम इनसे बात भी करेंगे, हाथ भी मिलाएंगे, डिलिब्रेशंस भी करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की सालमियत पे, पाकिस्तान के इंटरेस्ट पे और करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। चलिए, मुझे इस टाइम पे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और इसी को आगे बढ़ाते हैं मौजू को कि क्या होने जा रहा है, क्या नहीं होने जा रहा है, कैसे हुकूमत टैकल करेगी। ऑल दीज क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से, और 3 बड़ी जमातें आपस में एक दूसरे से सींग गड़ाए बैठी हैं। आगे बढ़ते हैं डिस्कशन की तरफ। कमल, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी PMLN और पीपल्स पार्टी की तरफ से सवाल ये आ रहा है कि जी देखिए, आप कह रही हैं कि हम मुल्क की सालमियत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम जो है मुल्क के इंटरेस्ट के अंदर बैठ जाएंगे, तो कश्मीर क्या मुल्क का इंटरेस्ट नहीं था कि आप लोग अपोजिशन के साथ बैठते? फिर करप्शन की बात हो रही है तो कितने सारे स्कैंडल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में आना शुरू हो गए। चीनी का स्कैंडल, आटे का स्कैंडल, पेट्रोलियम की मसनूआत की किल्लत का स्कैंडल, फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफों का स्कैंडल, अद्वियात की कीमतों के अंदर इजाफों का स्कैंडल, अशाए खुरनोश का नापैद हो जाना, यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर आटा, चीनी, घी बिल्कुल नायाब हो जाना, ये सारे स्कैंडल्स तो आपके ज़माने में आए हैं कमल। तो अगर तो ठीक है, उनके ज़मानों में भी कम स्कैंडल नहीं आए, उनके ज़मानों में भी कोई दूध और शहद की नहरें कभी नहीं बही, बल्कि बहुत सारे मसाइल ने जन्म लिया, लेकिन आपके ज़माने के अंदर भी कुछ मुख्तलिफ अवाम को फेस नहीं करना पड़ा अभी तक 2 साल तक। देखिए अनीका, बहुत मुख्तलिफ है, मैं आपको फ़र्क बता देती हूँ। पहले तो कश्मीर पे बात कर लेते हैं। अभी जो इन्होंने 26 अपने प्रपोजल्स दिए हैं, जो ये लेकर आए हैं करारदाद, और उसमें जो 26 पोस्टुलेट्स हैं उनमें से एक इन्होंने कहा कि कश्मीर को इन्होंने जो दे दिया, एनेक्स हो गया वो इंडिया में, तो वो तस्लीम कर लिया है इस अपोजिशन ऑफ पाकिस्तान ने। जब आप इंडिया के इस एक्ट को मान लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप मोहर सब्त कर रहे हैं कि ठीक है जी, जो हो गया वो हो गया, हमें इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कश्मीर के इंटरेस्ट में इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, हुकूमत पाकिस्तान ने और कश्मीर के सफ़ीर इमरान खान ने बिल्कुल भी नहीं किया। हम हर फोरम पे आवाज़ भी उठा रहे हैं, लड़ भी रहे हैं। अभी UNGA में भी वज़ीर आज़म ने अपने पूरा स्टांस जो है वो फुली इंडोर्स किया है। हमारी अपोजिशन ने जो बात की है वो उनकी फेवर में जाती है। तो कश्मीर का इंटरेस्ट जो है वो एक कॉमन इंटरेस्ट है, उसमें इनको शर्म करनी चाहिए और इस किस्म की बार्टर ट्रेड और इस किस्म के बयानात से और नेशनल इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करने से गुरेज करना चाहिए। जहाँ तक आपने कहा स्कैम आ रहे हैं, स्कैम आए नहीं है, हमने खुद इंक्वायरी कराई, वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद इंक्वायरी करके रिपोर्ट पब्लिक की है। ये हश हश करते रहे, इन्होंने हमेशा कहा कि कुछ ऐसा नहीं हो रहा, ये अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक नया प्रेसिडेंट किया है कि उन्होंने अकाउंटेबिलिटी घर से स्टार्ट की और चाहे किसी का भी नाम आया उन्होंने रोका नहीं है। और जाहिर है 2 सालों में जब इंक्वायरियाँ हो रही हैं, एक नया प्रेसिडेंट सेट हो रहा है और नीचे तक सारी इंक्वायरी करने के बाद पूरा अनअर्थ किया जा रहा है, तो उसको सिस्टम को रिफॉर्म करने में यकीनन टाइम लगता है।
अच्छा, जो मुझे 30 सालों में इन्होंने बर्बादी मचाई है उसको हमने पूरी कोशिश की है। आसान काम नहीं है, रिफॉर्म्स करने में टाइम लगता है, लेकिन बीआरटी रिफॉर्म करना क्या, मैं सिर्फ इतनी मिसाल दे दूं, बारे में भी कोई इंक्वायरी की अनीका मेरी एक मिनट बात सुन लीजिए, मुझे एक मिनट आर्गुमेंट कंप्लीट करने दें जी। आप अगर किसी कमरे की सेटिंग बदलते हैं ना और आप सारा फर्नीचर एक दफा हटाते हैं, उसको रीअरेंज करने में जो है वो आपको कितने दिन लग जाते हैं, 1 हफ्ते से ज्यादा। ये तो पूरे मुल्क को इन्होंने गटर खाना बना दिया, हर इदारे का सत्यानाश कर दिया है, कोई इदारा परफॉर्मिंग नहीं है सिवाय आपकी फौज के और एक आधे और इदारे के। तो बराए मेहरबानी हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो इनके रेमिनेंट्स हैं, इनके अकम्प्लिसेस बैठे हुए हैं मुख्तलिफ इदारों में, वो अभी भी इनकी हेल्प करते हैं। लेकिन हम इस माफिया का सिर भी कुचलेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने जो राइटली पॉइंट आउट किया था, सिसिलियन माफिया जिस तरह ऑपरेट कर रहा है, हम इनके सारे रास्ते बंद कर रहे हैं, इसलिए तिल मिला रही हैं। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा कि अब बिल्कुल बेशक कोई भी चीज़ दुरुस्त करने में वक्त लगता है, सफाई करने में वक्त लगता है, 2 साल का वक्त लेकिन गुजर गया है। मुझे याद है इमरान खान साहब जब बिल्कुल शुरू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई थी, तो उस टाइम पे इमरान खान साहब ने कहा था हमें 3 महीने दे दें शुरू में, उसके बाद 6 महीने का बोला था, और अब 2 साल गुजर चुके हैं। मुश्किलात आपके सामने मेरे सामने। अनीका एक मिनट बस यही रुके, मैं इधर ही करेक्ट कर दूं आपको। इमरान खान साहब ने आके ज़रूर बताया था कि 3 महीने 6 महीने, लेकिन जो अल्लाह की तरफ से आजमाइशें आती हैं वो इमरान खान को भी नहीं पता है और वो हम में से किसी को नहीं पता। आते ही हमें पता लगा कि डिफ़ॉल्ट करके हम बैठे हुए हैं। अगर इमरान खान मुंह खोल देता ना तो आपका करेंसी वो 300-400 रुपये पर $1 होता, और यहाँ लोग बोरियों में भर के करेंसी लेके जाते और रोटी लेकर आते। उससे हमने बाहर निकाला। उसके बाद आपका आ गया कोरोना। आप देखें कि किस किस किस्म के टेस्टिंग टाइम आए हैं पाकिस्तान के, पूरी दुनिया में से कोरोना की वजह से तबाही मची हुई है, आपके पड़ोसी मुल्क में तबाही मची, लेकिन ग्रोथ रेट जब दिखाया जाता है तो कोरोना के फैक्टर्स को निकाल दिया जाता है। यूके का ग्रोथ रेट इस वक्त -21.3 पे गया हुआ है। बड़ी बड़ी इकोनॉमीज इस वक्त कोलैप्स कर रही हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह निकला, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत, अल्लाह की मेहरबानी और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज़ थी और उनकी दूर अंदेशी थी उसकी वजह से, जिससे पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया है। तो हमें भी थोड़ा सा इन चीज़ों को ज़हन में रखना चाहिए कि एक मुश्किल टाइम था। उसके बाद आपके मुल्क में सैलाब आ गए, कराची का आपको पता है सिंध के हालात क्या हुए, 1100 अरब का पैकेज आके वज़ीर आज़म देकर आए हैं। और इधर मुल्क में भी केपी में सैलाब आए, पंजाब में सैलाब आए। सैलाब की वजह से जब भी सैलाब आता है आपके खाने पीने की अशिया की सप्लाई और डिमांड में कमी आती है और वो डिसरप्ट होती है और चीज़ों की कीमतें जो है वो ऊपर नीचे होती हैं। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम इसमें से बाहर आएंगे। आपके एग्रीकल्चर को जो ये ज़ीरो पे लेकर आए, इनकी 4 मुरब्बे ज़मीन शहबाज शरीफ साहब की सोना उगलती रही, 4 मुरब्बे ज़मीन से वो अरबोपति बन गए, 10 भैंसों से वो खरबोपति बन गए। पाकिस्तान जो 80% का ज़रई मुल्क था, तो ये क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर रहा था? आप क्यों 90% दालें बाहर से इंपोर्ट करते हैं? आपको क्यों टमाटर और प्याज भी इंपोर्ट करना पड़ रहा था? आपको डे टू डे सब्जियां क्यों इंपोर्ट करनी पड़ी थी? पाकिस्तान ने आज तक जो है वो मेडिसिन की प्रोडक्शन पे कोई काम नहीं किया, सॉल्ट सारे आपको इंपोर्ट करने पड़े, इसलिए कि जो 5.8 आपने ग्रोथ रेट दिखाया था वो इंपोर्ट लेड कंजम्पशन ओरिएंटेड जो है वो इकोनॉमी थी। अब आप एक्सपोर्ट पे जा रहे हैं, आपका ट्रेड गैप कम हो रहा है, हमें जो करंट अकाउंट डेफिसिट मिला था वो हम करंट अकाउंट सरप्लस पे चले गए हैं। चलिए मुझे तो ये सारी चीजों का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। अगर हम इलेक्शन खेल रहे होते ना तो हम भी इनकी तरह जो है वो शॉर्ट टर्म काम करते, लेकिन हम अपने मुल्क को सीधा करना चाहते हैं, इसकी बुनियादें दुरुस्त करके और एक मजबूत इमारत खड़ी करना चाहते हैं। ये जो बारियां लगा के खेलना और लोगों को बर्बाद करना है, इसमें हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, ये वाला लॉजिक कमल हम सुन रहे हैं, पिछले 2 साल से सुन रहे हैं। होप ये जो लॉजिक है ये जल्द अपने सफाई की तरफ जाकर फिर आगे बढ़ने की तरफ जाए। लेकिन खुरम, ये बात जो अभी कमल ने की कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN ने इस कदर मसला खड़ा कर दिया, इस कदर मैस खड़ा कर दिया, इतना बुरा हाल हो गया पाकिस्तान के इदारों का, मईशत का, कि इनको साफ करते हुए भी वक्त लग रहा है। और बल्कि इमरान खान साहब आप लोगों की तरह अंडर द कारपेट ब्रश नहीं करते, वो एक्चुअली चीज़ों को सामने लेकर आते हैं, इंक्वायरियाँ करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो अच्छी बात नहीं है। एक ही गुजारिश है, वज़ीर आज़म साहब से ये अपील करते हैं कि मेहरबानी करके इंक्वायरी ना करें और मेहरबानी करके नोटिस ना लें। आपने नोटिस लिया गंदम का, वो गायब हो गई, महंगी हो गई, नायाब हो गई। आपने नोटिस लिया चीनी का, पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चली गई। आपने नोटिस लिया तेल का, तेल मिलना बंद हो गया, पेट्रोल पंप्स वीरान हो गए, लोगों को तेल नहीं मिल रहा था। तो मेहरबानी करके खान साहब को तो नोटिस नहीं लेना चाहिए। और वैसे जो ये इतनी हम बातें हमें सुनने को मिलती हैं कि इन्होंने ये किया और वो किया,
इल्ज़ामात तो आप लगाते रहे, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि आज जो हालात मुल्क में पॉलिटिकल चल रहे हैं और जिस नहज पे हालात को लेके जा रहा है, उसमें सबसे बड़ा कसूर इनका और इनके वज़ीर-ए-आज़म साहब का है। मुझे एक चीज़ का ये जवाब दे दें, बाकी सारी बातें छोड़ देते हैं। इंडिया के साथ टेंशन डेवलप हुई हमारी, बालाकोट वाला इंसिडेंट सबको याद है, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, नेशनल सिक्योरिटी के इशू पे, बड़ी सेंसिटिव इशू था, पीएम साहब वाज नॉट देयर। अभी जो बाज़गाश्त हम सुन रहे हैं, बड़ा आजकल टॉपिक है, डिस्कशन में आ रहा है, जो जीबी पे मीटिंग होती है, तमाम सियासी जमातें और स्टेक होल्डर्स, ये भी कौमी सलामती का इशू था, कहाँ था वज़ीर-ए-आज़म? तो मुझे ये कहने में कोई दो राय या आर नहीं है कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, ही इज़ द मोस्ट इररेलेवेंट प्राइम मिनिस्टर इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पॉइंट नोटेड, पॉइंट नोटेड। अली गौहर साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगी। पीटीआई कह रही है, अली साहब, एनआरओ नहीं मिलना, किसी को एनआरओ नहीं मिलना चाहिए। आप लोगों को एनआरओ, जो ये बार बार कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कि एनआरओ नहीं मिलना आप लोगों को, जो मर्जी कर लें। देखिए अनिका, हमें एनआरओ नहीं चाहिए। एनआरओ अगर चाहिए तो इस हुकूमत के उन लोगों को चाहिए जिन्होंने करोड़ों रुपए के घपले किए हैं। हमें एक मुनसिफाना निज़ाम चाहिए, हमें एक मसावी और इंसाफ पर मबनी एहतसाब का निज़ाम चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि जो चीनी चोरी करे, जो गंदम चोरी करे, जो अद्वियात के रेट के जिनके स्कैंडल बने, जो गैस में फजिंग करे। और आज आपको मैं बताऊं, इस वक्त सूरत ये है कि आपको पता है कि हमारा एक ज़रूरी मुल्क है, डीएपी एक खाद होती है, वो 2500 में थी नून लीग के वक्त में, आज वो 45 और 4200 पर पहुंच चुकी है। आप किसी भी शोबा में चले जाए, क्या किसी को रोजगार मिला? क्या किसी को वो करप्शन खत्म हो गई? क्या पाकिस्तान माशी लिहाज से तरक्की कर गया? हम किस तरफ जा रहे हैं? हर मां सवाए आज आसिम बाजवा पर कोई बात कर रहे हैं? मुझे बताएं, आसिम बाजवा, उससे किसी ने रसीदें मांगी? उसके घर पे किसी ने छापा दिया? किसी ने उसके अकाउंट्स मुंजमद किए? जितने 5-6 लोगों के मैंने आपको नाम गिनवाए, ये तो चंद स्कैंडल है। आपका एक प्रोग्राम है, टाइम लिमिटेड है, अगर आप इस पे पूरा प्रोग्राम करें तो मैं सैकड़ों लोगों की लिस्ट देता हूं। राइट, पॉइंट नोटेड। बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने मुझे ज्वाइन किया। कंवल शौजब, अली गौहर एंड खुर्रम परवेज राजा, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। इसी के साथ मैं अपने शो को इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज नासिर।